Hello students, in the last classes we have studied about the introduction of the SST। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन SST का हमने दिया था, और उससे इंट्रोडक्शन के बाद आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जियोग्राफी होता क्या, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है जियो, दूसरा क्या होता है ग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वो स्टडी होता है। मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि जो अर्थ होती है इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही हम जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो चूंकि आज हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य वो क्लास 8 का है, और क्लास 8 में जियोग्राफी का जो हम ले रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मीन्स रिसोर्स। रिसोर्स चैप्टर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो रिसोर्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन है तो व्हाट इज द रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? तो रिसोर्स वो समस्त वस्तुएं होती हैं कि जो कि किसी न किसी व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल अ नीड। मतलब क्या कि रिसोर्स वह होता है जो किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कि हम टेबल होता है, चेयर होती है, प्लांट्स होते हैं, एयर होती है, वाटर होती है, इवन मैं स्वयं कि एक ह्यूमन भी क्या होता है, एज ए रिसोर्स वर्क करता है। ठीक है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको प्यास लगती है तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं। तो वाटर क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब वाटर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है, इसका मतलब क्या है, वाटर हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। अब वाटर क्या होता है, सब्सटेंस बिकम्स अ रिसोर्स ड्यू टू इट्स यूटिलिटी। देखिए जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता होती है, उसी उपयोगिता के आधार पे क्या होता है कि वो जो है रिसोर्स बनता है। भाई सारी वस्तुएं रिसोर्स नहीं बन सकती, लेकिन हम क्या शर्त है कि जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे एक लकड़ी का लट्ठा होता है, तो जो लकड़ी का लट्ठा मोटा सा होता है वो हमारे किसी यूज में नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि वो वहां पे एक कारपेंटर जाता है, और कारपेंटर करता क्या, उस लकड़ी को काट करके, छाट करके, उसकी फिनिशिंग करके, उसके ऊपर प्रोसेस करके क्या करता है, हमारे लिए एक टेबल बनाता है। और टेबल क्या होता है, टेबल हमारे यूज में आता है, मतलब उसकी वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेबल इज अ रिसोर्स। टेबल भी क्या होता है, एक रिसोर्स होता है। नेक्स्ट होता है जो हमारा अब वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक वैल्यू होती है, इनकी एक कीमत होती है। और ये वैल्यू कैसी होती है, या तो उस वैल्यू की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, या फिर एस्थेटिक वैल्यू होती है, या फिर कभी कभी क्या, जैसे हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। भाई आप एप्पल खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू दूसरी होती है, आप मौसमी का प्रयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू दूसरी होती है, ऑरेंज का प्रयोग करते हैं उसकी वैल्यू दूसरी, लेमन का प्रयोग करते हैं उसकी वैल्यू, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होती है, सबकी अलग अलग थी। इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होता है, इकोनॉमिक जैसे आप आयरन का प्रयोग करते हैं, आप टेबल का प्रयोग करते हैं, या ऐसे आप जैसे हम प्लांट एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स की क्या होती है, इसके दो वैल्यूज होती है, एक तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। तो जरा इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके धन से संबंधित उसके ऊपर कितनी कीमत आती है, उसने खर्च कितना है। एस्थेटिक वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स काफी दिखने में ग्रीन ग्रीन रहते हैं, ग्रीनिश होती है, हरियाली होती है, और जब उस हरियाली को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा मन क्या होता है, प्रसन्न होता है, हमको देखने में वो अच्छा लगता है। तो ऐसी वैल्यू मतलब सौंदर्यात्मक वैल्यू को हम क्या करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। हालांकि इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है कि हमको दिखने में अच्छा लगता है, हरियाली अच्छी लगती है, और ये इकोनॉमिक है। अब जो हमारा जो रिसोर्स चैप्टर होता है, रिसोर्स को क्या करते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज में, कि रिसोर्स कितने प्रकार। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो बेसिकली होता क्या है कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में है वो 3 टाइप के आपको रिसोर्स पाए जाते हैं, उनको यहाँ क्लासिफिकेशन को 3 टाइप में किया गया है। फर्स्ट जो रिसोर्स होता है दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड जो होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, और थर्ड जो होता है ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज मीन टू से दैट द थिंग्स व्हिच इज ओनली डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर, दैट इज द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स होता क्या है कि जो कि क्या होगा, हमको डायरेक्ट गॉड गिफ्टेड हो, कि नेचर से ही डायरेक्ट हमको प्राप्त होती है। वो कैसी रिसोर्स होंगी, वो हमारी
नेचुरल रिसोर्स होती हैं, जैसे एयर होता है आपका, वाटर होता है आपका, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब किस में आएंगे, ये नेचुरल रिसोर्स में आएंगे। सेकंड जो आप देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, उन नेचर से प्राप्त रिसोर्सेज का जब हम उसको उन रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं और उसको और भी ज्यादा उसकी वैल्यू को क्रिएट करते हैं और ज्यादा वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में लाते हैं। जैसे क्या होता है कि हमको वुड जो लकड़ी होती है वो हमको नेचर से प्राप्त होती है, लेकिन उस लकड़ी का क्या करते हैं हम टेबल और चेयर बना करके उसमें किसमें कन्वर्जन करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में करते हैं, मतलब उसकी यूटिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला जो रिसोर्सेज हम बात करते हैं, थर्ड जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। मतलब ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन क्या है, स्वयं में भी एक रिसोर्स होता है ड्यू टू इट्स क्वांटिटी, अपनी संख्या के आधार पर, या फिर इसके अपनी खुद की स्किल के आधार पे इनकी भी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स की भी अलग अलग वैल्यूज होती है। इसको मैं भी आगे देखते हैं। पहले हम चलेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब नेचुरल रिसोर्स के का जो क्लासिफिकेशन फर्दर हम करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट होता है आपका वो लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, मतलब अपने विकास एवं अपने प्रयोग के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है उसमें इसमें टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द एक्चुअल रिसोर्स, अनदर वन इज द पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स में होता क्या है, एक्चुअल मतलब एक्चुअल मींस आप मोस्टली बोलते हैं एक्चुअली सर ऐसा हो गया, एक्चुअली सर वैसा हो गया। एक्चुअल का मतलब दरअसल, मतलब जो हमको ज्ञात होता है, ऐसी वस्तुएं जो हमको ज्ञात है, जैसे हमको एयर है, हमारा विंड है, वुड है, ये सब क्या है, ये हमको ज्ञात है, व्हिच इज वेल नोन, दैट रिसोर्स इज नोन एज द एक्चुअल रिसोर्स, मतलब जिसका हम प्रयोग कर रहे होते हैं वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज होता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो एयर होता है, विंड होता है, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, a lot of things are there। आप लोग और ज्यादा एग्जांपल्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक। अगला जो होता है एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज व्हिच इज नॉट इन नोन, जो कि क्या है, जिसकी हमको जानकारी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं होती, बट मे बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, लेकिन भविष्य में क्या हो इनका प्रयोग हम कर सकें। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका लद्दाख एरिया होता है जहां भी जो आपको चीन और भारत की काफी ज्यादा वहां पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो लद्दाख में है क्या, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए जाने की उम्मीद है। तो यूरेनियम का भी क्या है, हमारे पास इतनी ज्यादा वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम डायरेक्टली यूरेनियम को यूज कर सकें, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उस हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम यूरेनियम को यूज करने के लिए कर सके। अभी जैसे एक और बात आती है व्हिच इज नोन एज द फ्यूचर फ्यूल, मतलब भविष्य का ईंधन किस वस्तु को कहा जाता है, तो वहां पे एक आंसर आता है हाइड्रोजन होता है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन जो होता है कि जो सन है, सन की जो मोस्ट एनर्जी का जो कारण है वो आपका हाइड्रोजन होता है। तो हो सकता है भविष्य में जो हाइड्रोजन हो इसको हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद क्या करें, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करें। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, तो ये जो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये आपका जो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है। जैसे यदि हम और पहले चलते हैं, 200 साल पहले की बात करते हैं, आज से 200 साल पहले की बात चलते हैं, तो क्या होता है, विंड क्या आता है, रनिंग कंडीशन में रहा करते, तेजी हवाएं चलती थी, लेकिन उस समय हमारे पास इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी कि विंड एनर्जी को हम जो है अपने यूज में ला सकें। तो लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब जो प्रेजेंट टाइम में जो तेजी हवा चलने वाली उससे क्या कर रहे हैं हम, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जनरेट करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज से 200 साल पहले जो विंड एनर्जी हुआ करती थी वो उस समय के लोगों के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में रहा करती थी। अब नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है ऑरिजिन के आधार पर, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर क्या था। तो मोस्टली क्या होता है, आप इस संसार में दो ही प्रकार की वस्तुओं को देते हैं, या तो वो वस्तु क्या होती है, या तो वो बायोटिक होगी या फिर वो अबायोटिक, कोई भी आप उसे देख लीजिए, या तो वो क्या है, वो तो सजीव फॉर्म में है, बायोटिक फॉर्म में, या फिर वो क्या होगी, अबायोटिक फॉर्म में होगी। तो अब ऐसे रिसोर्सेस जिसमें जीवन हो, बायोटिक का मतलब जीवन होता है, जिसमें जीवन हो और वो हमारी यूज में आता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब जैसे हम बात करते हैं प्लांट की बात कर लेते हैं, प्लांट भी हमारे लिए उपयोग क्योंकि ये बायोटिक है। अगला जो होता है हमारा एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या है, ये भी बायोटिक के श्रेणी में आते हैं। तो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे वो बायोटिक श्रेणी में आते हैं। अगला जो होता है ओरिजिन के आधार पर एक इसमें आता है अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि जीवन नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं सॉइल होता है आपका, एयर होता है आपका,
वाटर होता है, सनलाइट होता है, इन सभी में क्या होता है, जीवन नहीं होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज के श्रेणी में लेके आते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो होता है आपका स्टॉक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसके भंडारण एवं इसके वितरण के आधार पर। तो भंडारण और वितरण के आधार पर क्या होता है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है यूबिक्विटस और अगला जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह एक समान उपलब्ध होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो कि हर जगह एक समान उपलब्ध होते हैं। इन रिसोर्सेज का को हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एयर की बात कर लेते हैं, विंड की बात कर लेते हैं, सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, सब जगह पे अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यूबिक्विटस रिसोर्सेज आएंगे। अगला जो रिसोर्स होता है वो होता है आपका क्या, लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। लोकलाइज्ड रिसोर्सेस की खासियत यह होती है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष में पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं आयरन की बात कर लें, तो आयरन क्या होता है, हर जगह नहीं पाया जाता कि यहाँ जमीन गड्ढा खोदो यहाँ आयरन निकल गया, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसके लिए क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है वहीं पे आयरन जो है पाया जाता है। आयरन के साथ साथ हम कोल की बात कर लें, कोल भी क्या होता है, कोल माइंस में पाए जाते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया इनका होता है और वहां पे क्या होता है, ये कोल्स को पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा। अगला जो होता है आपका होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे कि आप नाम से ही लग रहा है, वर्ड से ही लग रहा है कि ह्यूमन और मेड, मतलब मनुष्य ने जिस रिसोर्सेज को बनाया हो। तो अब जितने आप हम यदि किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो क्लासरूम में होता क्या, टेबल होता है, चेयर होता है, फैन होता है, इवन की बिल्डिंग होती है, इवन के जो ब्रिज होते हैं, रोड्स, मतलब क्लास के बाहर यदि हम देखेंगे तो ब्रिज होते हैं, रोड्स होते हैं, कई सारी चीजें हैं तो जो कि मनुष्य ने क्या किया है, मॉडिफाई किया। और मनुष्य ने मॉडिफाई कहां से किया है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज आपका है एटमॉस्फेयर में या आपके इन्वायरमेंट में, उन नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, उसमें परिवर्तन किया। और उसमें परिवर्तन के बाद उसकी वैल्यू को क्या किया, इन्होंने इंक्रीज किया, उसको अपने यूज में लाने लायक उसको बनाया। इस तरह से क्या हुआ, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। अगला जो है, जो थर्ड पॉइंट है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आप स्वयं एक रिसोर्स है और इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकी क्वांटिटी एवं इनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं स्वयं हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको, अपने स्टूडेंट्स को इस क्लास के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो मतलब मैं आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी आवश्यकताओं के, आप जरूरतों को मैं आपसे पूरा कर रहा हूं। तो कह सकते हो कि मैं एक ह्यूमन हूं और ये मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कार्य करता हूं। इनके लिए भी क्या होता है, इनकी भी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे हम बात करते हैं एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर की वैल्यू थोड़ा ज्यादा होती है, इंजीनियर होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, टीचर होता है वैल्यू एवरेज होती है, और यदि हम लेबर की बात करते हैं तो उनकी जो वैल्यू क्या होती है, कम। अब ये वैल्यू, मनुष्य तो एक ही है लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, कम है। क्यों कम है, उसका कारण क्या होता है, इनकी स्किल क्या है। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर मोर स्किल्ड है, इंजीनियर है मोर स्किल्ड है, टीचर है स्किल्ड है, बट जो लेबर होता है वो क्या होता है, वो लो स्किल्ड होता है, उसकी स्किल कम होती है। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ हम आगे, जो नेचुरल रिसोर्स होता है इसको टू कैटेगरीज में और डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अदर इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन, नेचुरल रिसोर्स कैन बी आल्सो बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार से और यहाँ पे क्लासिफाई किया जा रहा है। एक है आपका रिन्यूएबल और दूसरा क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन, मतलब जिसको क्या किया जाए, जो कि कभी फिनिश ही ना हो, वो कंटिन्यू बना रहे ना, उसकी कभी खत्म ना हो पाए। तो दैट इज, जैसे आपको वर्ड से ही लग रहा है कि रीन्यूएबल, न्यू का मतलब नया, एबल का मतलब हो जाना, और री का मतलब पुनः, मतलब जो पुनः नया हो जाए, बार बार नया होता रहे। तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे हम बात करते हैं सनलाइट एंड विंड की हम बात करते हैं, तो जो सनलाइट है क्या ये कभी खत्म हो सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एयर है कभी खत्म हो सकता है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी है हमारे एनवायरमेंट में, दैट इज द अनलिमिटेड, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं। इसलिए कैसे रिसोर्सेज होते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और क्या होता है, जैसे वाटर होता है, प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, ये भी क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे वाटर भी क्या, ये भी बार बार वाटर साइकिल के माध्यम से रिपीट होता रहता है। प्लांट्स क्या, ये अपने रिप्रोडक्शन, प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपने रिप्रोडक्शन के माध्यम से बार बार रिपीट होते रहते हैं। लेकिन
इनका जो भंडारण है सनलाइट का जो है और विंड का जो है, इनकी क्वांटिटी आपके एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड है। जबकि वाटर क्या है और प्लांट क्या है, एनिमल, इनका क्या करना पड़ता है, हमको सस्टेनेबल यूज करना पड़ता है। मतलब इनको जब ये रिप्लेस्ड हो तब तक उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यूज करना है। जैसे वाटर है, तो यदि वाटर एज वी नो दैट हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, और ग्राउंड वाटर के यदि एक्सेसिव यूज कर लेंगे, ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा यूज करेंगे, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है आपका फिनिश हो जाएगा। और फिनिश होने के बाद क्या होगा कि वाटर को फिर से रिसाइकल के प्रोसेस करके या वाटर साइकिल का प्रोसेस करके आने में समय लगता है। सपोज दैट आप एक साल में बारिश का मौसम आता है और उसके पहले ही आपने अंडरग्राउंड वाटर को फिनिश कर दिया एक्सेसिव यूज करके, तो वो आपको वाटर तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको कह सकते हैं इनका जो है लिमिटेड यूज होता है। अगला जो होता है प्लांट्स होता है। प्लांट्स को भी ये देख सकते, क्योंकि एक पौधे को बड़े होने में, लकड़ी बनने में कंप्लीटली क्या होता है, दसियों साल लग जाता है। यदि एक साथ हम पौधों को कट कर देंगे तो भी क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक, सस्टेनेबल यूज नहीं हो सकता है। एनिमल्स भी क्या होता है, एनिमल्स भी कई सारे ऐसे आपने देखा होगा कि एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुके, जो विलुप्त हो चुके हैं ना। तो इनका भी क्या करना है, हमको इन सारी चीजों को, वाटर का, प्लांट का और एनिमल्स का, हालांकि है तो ये रिन्यूएबल, लेकिन फिर भी हमको इनको जो है वाइजली यूज करना होता है। अगला जो होता है जो नॉन रिन्यूएबल, जैसे अब वर्ड से लगा नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या हो, फिर से रिपीट ना हो सके, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। जैसे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है। तो कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, एक बार इसका यूज हो जाता है तो फिर से दोबारा रिपीट नहीं हो जाता, और रिपीट होने में भी इनको बहुत ज्यादा समय लगता है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ द ईयर इनको रिपीट होने में समय लगता है। मतलब जब तक ये रिप्लेस नहीं होंगे उसके पहले क्या करने हम इसको यूज कर लेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसका भी हमको सस्टेनेबल यूज करना होता, चाहे कोल होगा, क्योंकि कोल भी एक बार जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम भी जलने के बाद क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब कंजर्व करने का मतलब है उसका संरक्षण करना, मतलब बचाव करना। रिसोर्सेज को बचाव करना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इनको हमको क्या करना होता है, वाइजली यूज करना होता है, क्योंकि दे आर लिमिटेड इन स्टॉक। ये क्या है, ये लिमिटेड मात्रा में आपके एनवायरमेंट में होते हैं। अब इनके बचाव के लिए हमको करना क्या होता है, यहाँ पे हम 3R का प्रयोग करते हैं। एक होता है रिड्यूस करना, दूसरा क्या होता है रीयूज करना, तीसरा क्या होता है यहाँ पे रिसाइकल करना। रिड्यूस करने का मतलब जो हमारे उपभोग की वस्तुएं होती हैं उनको क्या करें, हम रिड्यूस करें। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट आप एक स्थान किसी स्थान पे जा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। अब आप जैसे चार 4 की संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और वो क्या करें, सभी लोग ऑफिस जाते हैं अपने, और ऑफिस जाने के लिए क्या करते हैं, सभी लोग एक ही स्थान से जाते हैं और एक ही स्थान पर उनका ऑफिस होता है। ऐसी कंडीशन में वो करते क्या है कि अपनी अपनी कारों का यूज करते हैं। तब इस तरह से क्या हुआ कि 4 लोगों को जाने में 4 कारें लग रही हैं वहां जाने में, और इससे क्या होता है, पेट्रोलियम क्या हुआ, वहां पे ज्यादा यूज करते। यदि वही 4 लोग क्या करें, एक ही कार से अपने ऑफिस में जाएंगे तो पेट्रोलियम क्या होगा, वो बच जाएगा। मतलब अपने ईंधन के प्रयोग को, जो फ्यूल का प्रयोग करते हैं, उनको रिड्यूस करना, उनको कम किया जा सकता है। या फिर ऐसे स्थान जहां पे हो सके, पॉसिबल हो सके, हम क्या करें, बस का प्रयोग कर लें। अपने निजी साधन से जाने के बजाय हम बस से जाएं तो क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम क्या होगा, वो बचेगा, या फिर उसके यूज को कम करें। रीयूज, जैसे पेपर यूज करते हैं, कॉपी किताब का यूज करते हैं। अब पेपर यूज करें, सपोज दैट आपके यहाँ जो बुक्स पढ़ाई जा रही है, तो उस बुक्स को क्या करें, या कॉपी का क्या करें कि हम 1 साल तो पढ़ लेते हैं, और उसी बुक्स को क्या करें, अपने किसी छोटे भाई या अपने किसी फ्रेंड्स को जो आपसे जूनियर क्लासेस में पढ़ता, उस बुक्स को क्या करें, हैंड ओवर करें। जिससे क्या होगा कि जो बुक्स होंगी, जो कागज होगा, इसके लिए भाई कागज को बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काट करके इसको बनाया जाता है। तो जब इस तरह से हम इसको बुक्स को अपने छोटे मतलब अपने जूनियर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो खर्च होता है पेपर पे, जो लकड़ी काटने का खर्च आता है, वो क्या होगा, बचेगा। मतलब आप अपनी वस्तुओं को रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी कोई आयरन की वस्तु है, और आयरन क्या है, आपकी कार है और वो टूट फूट जाती है किसी कारणवश, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसको फिर से फैक्ट्री वगैरह में भेज करके उसको फिर से रिपीट करके नई वस्तुओं को बनाया जा सकता है, और इससे क्या होगा, आपका रिसाइकलिंग होता है। एक यहाँ पे और टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेन मतलब बचाते हुए, मतलब अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको अपने भविष्य में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो हमको नेचुरल रिसोर्स प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है,
लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है कि जो हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होती है, हो सकता है कि उनको इन नेचुरल रिसोर्सेज का अभाव हो। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास यूरेनियम की मात्रा 10 kg यूरेनियम की मात्रा है, तो यूरेनियम की मात्रा को हम क्या करें कि 2 kg हम यूज कर ले, लेकिन 2 kg हमारे फ्यूचर जनरेशन वो लोग भी ऐसा सोचें आगे चल के। पेट्रोलियम का जो स्टॉक हमारे यहाँ अवेलेबल होता है, चूंकि हम जानते हैं पेट्रोलियम को बनने में थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लगता है, तो अब ये तो संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में थाउजेंड्स ईयर से जिंदा रहेगा, और पेट्रोलियम को बनने में कितना लग रहा है, थाउजेंड्स ईयर। तो इसका तो 100% मतलब होता है कि आपके जीवन काल में क्या होता है, पेट्रोलियम रिप्लेस्ड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको करना क्या होता है कि उस पेट्रोलियम को सस्टेनेबल यूज करना होता है, और जो ये सस्टेनेबल यूज होगा हमारे लिए, वही क्या हमारा कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब अपने भविष्य के, अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचते हुए जो हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आगे क्लासेस अब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।